किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये दौर कोरोना का है और हमने एक बहुत ही भयावह बीमारी के साथ जीवन व्यतीत किया है। पिछले 2 वर्ष बड़े भयावह रहे हैं और ये बीमारी हमें चेताती है कि किस तरह से नए वायरस पैदा हो रहे हैं और वो नए होस्ट ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, हम जानना चाहते हैं कि जूनोटिक बीमारियां क्या होती हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस श्रेणी में आती हैं। जूनोटिक बीमारियां एक्चुअली वो बीमारियां होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में ट्रांसमिट हो सकती हैं, मतलब फैल सकती हैं। तो ऐसी बीमारियों को जूनोटिक बीमारियां बोलते हैं। अगर हम इसके उदाहरण के तौर पे देखें, समाज में एक बेसिक बीमारी बनी रहती है जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस एक जूनोटिक बीमारी है जो मनुष्यों से पशुओं में आ सकती है और पशुओं से मनुष्यों में आ सकती है। खासतौर से जो गाय में होने वाली जो ट्यूबरक्लोसिस है वो भी मनुष्यों में आ सकती है और मनुष्य में होने वाली जो बीमारी है वो गायों में हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये ट्यूबरक्लोसिस एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट होती रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे पशुपालन के क्षेत्र में किसान पशुपालक भाई बहन जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बताने जा रहा हूं। ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक भयावह जूनोटिक बीमारी है। आमतौर पर जो पशु बच्चा देते हैं या एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ होता है, उनके गर्भ में ब्रुसेलोसिस जो है ये बीमारी हो सकती है। यदि आप गलत तरीके से पशु के गर्भ को या पशु के जो प्रजनन अंग हैं उनको अगर आप छुएंगे तो या मैनिपुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बीमारी भी आपको लग सकती है। जैसे कि पशु चिकित्सक हैं, वो बीमारी को पशुओं के इलाज के लिए जब जाते हैं तो उनको भी इसका खतरा बना रहता है। जो पशुपालक हैं जो दूध निकालते हैं उनको भी जो है खतरा बना रहता है। तो ऐसी बीमारी ब्रुसेलोसिस जो ह्यूमन से एनिमल में जा सकती है और एनिमल से ह्यूमन में जा सकती है, ये भी एक जो है एक इस तरह की बीमारी है। तो इस तरह से और भी बीमारियां जैसे लेप्टोस्पायरोसिस है। इसके अलावा आपका रिंगवर्म जो फंगल इन्फेक्शन होता है, रिंगवर्म, अगर आपके पशु को रिंगवर्म है तो वो ह्यूमन में भी हो सकता है और अगर ह्यूमन में रिंगवर्म है तो वो पशुओं में भी जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे रेबीज तो आपने सुना ही होगा सभी पशुपालक भाइयों बहनों ने। जो डॉग्स आपके आसपास रहते हैं, कुत्ते आसपास रहते हैं, अगर वो आपके एनिमल को काट लेते हैं तो रेबीज हो जाता है और अगर आपके पशु को रेबीज हो जाता है तो आपको भी खतरा बना रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन से एनिमल और एनिमल से ह्यूमन में जाती हैं। तो जिस तरह से हम मनुष्यों में बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं, उसी तरह से पशुओं का, खासतौर से जो हमारे पेट्स हैं, उनका भी टीकाकरण आवश्यक है डॉक्टर वशिष्ठ। निश्चित रूप से टीकाकरण जो किया जाता है उसके 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो जिस पशु में अगर टीकाकरण किया जा रहा है तो वो बीमारी से बच जाए। दूसरा ये कि अगर पशुओं में वो बीमारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से उस बीमारी का जो संक्रमण है वो भी मनुष्यों में नहीं होगा। खासतौर से जो पेट्स होते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे लेप्टोस्पायरोसिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया। ये बीमारी से बचने के लिए डॉग्स के अंदर भी वैक्सीनेशन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर डॉग्स में इस बीमारी का संक्रमण कम है तो मनुष्यों में भी इस बीमारी का संक्रमण कम हो सकता है। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। पशुपालक किसान भाइयों के लिए हम क्या सलाह दे सकते हैं डॉक्टर वशिष्ठ कि जब वो उनके संपर्क में आए तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहली जरूरी चीज है वो है साफ सफाई, हाइजीन। जहाँ पर आप अपने पशुओं को बांधते हैं वहाँ पर साफ सफाई रखें। वहाँ पे गोबर पेशाब वहाँ पे जमा ना होने दें। समय समय पे पानी से साफ सफाई करते रहें। इसके अलावा समय समय पे अपने पशुओं का टीकाकरण कराते रहें। जैसे कि एक बीमारी है, जैसे भी मैंने नाम लिया, ब्रुसेलोसिस है, एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो योजनाएं हैं पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। समय समय पे इनका टीकाकरण किया जाता है और आज भी इनका टीकाकरण वो फील्ड में किया जा रहा है। तो आप अपने पशुओं में इन बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। अपने नज़दीक के पशु चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे इसकी जानकारी लें। अब मुख्य विषय पर आते हैं जिसे कि हमने आरंभ में बताया था, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण। इससे क्या तात्पर्य है डॉक्टर वशिष्ठ? देखिए, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बीमारी कहाँ कहाँ रहती है। बीमारी 3 जगह रहती है। एक तो मनुष्यों में, दूसरा पशुओं में और तीसरा हमारे वातावरण में। जिस वातावरण में पशु और मनुष्य रहते हैं, यदि हमें किसी बीमारी को ठीक करना है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल उस बीमारी को मनुष्यों में ठीक कर लें या फिर पशुओं में ठीक कर लें या फिर अपने वातावरण की साफ सफाई कर लें। अगर हमें बीमारी को ठीक करना है तो एक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, एक नजरिए से हमें तीनों इंटरफेस को, तीनों जगह पर बीमारी को नियंत्रित करना होगा। इसी एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहना बहुत जरूरी है कि मनुष्यों में, पशुओं में और वातावरण के अंदर जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके उन्मूलन के लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी या कई सारी विधाओं को एक साथ लेके पूरे एक लोकल लेवल पे नहीं, अगर हम देहरादून में हैं तो देहरादून की बात ना करें, हम पूरे राज्य की बात करें, हम पूरे राज्य की बात ना करें, हम पूरे देश की बात करें, और हम पूरे देश की बात ना करें तो हम कहते हैं कि हम पूरे ग्लोबल की बात करें, पूरी धरती की बात करें। तो पूरी धरती का एक स्वास्थ्य हो, ऐसा स्वास्थ्य हो जो मनुष्यों में, पशुओं में और वातावरण में संपूर्ण तरीके से हो। इस तरीके से इस दृष्टिकोण के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं, जैसे कि हमारा पशुपालन है, उसके बाद फॉरेस्ट विभाग है, उसके बाद मेडिकल विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है, या इनमें काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आम नागरिक हैं, स्कूल्स हैं, बच्चे हैं। तो कई तरीके से जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को डील किया जाता है, और ताकि हम अपने आसपास के वातावरण में, मनुष्यों में और पशुओं में वो स्वास्थ्य को बना के रख सकें। डॉक्टर वशिष्ठ, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, एक राज्य विशेष के लिए नहीं है, किसी देश के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी की बात आप कर रहे हैं, ग्लोब की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब कोविड-19 हुआ तो किसी बाहरी देश से वो वायरस आया और संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो कहीं भी इस तरह की यदि घटना होती है तो उसका प्रभाव भी ग्लोबल होता है, जैसे कि हमने देखा। तो एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में यदि हम पशु चिकित्सकों की बात करें, आप जैसे अधिकारियों की बात करें, तो क्या योगदान हो सकता है? देखिए, किसी भी बीमारी को अगर हमें ठीक करना, और ख़ास तौर से जो जूनोटिक बीमारी है उसको ठीक करना है, उसको कंट्रोल करना, उसका उन्मूलन करना है, मैंने बताया कि कई सारी विधाओं का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें पशु चिकित्सा जो विज्ञान है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पर कि बीमारी ना तो वो पशु चिकित्सकों से संबंधित होती है, ना वो मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं केवल उनसे संबंधित होती है। बीमारी बीमारी होती है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो बीमारी बीमारी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई पशु चिकित्सक गाय को ठीक कर देगा तो बीमारी चली जाएगी, या फिर कोई मेडिकल डॉक्टर जो है वो ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस को ठीक कर देगा तो बीमारी चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से जो है अप्रोच करनी होगी। अगर हम रेबीज की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में 97% जो केसेस आते हैं रेबीज के, वो डॉग्स के काटने की वजह से आते हैं। और पशु चिकित्सक होने के नाते अगर हम डॉग्स के अंदर रेबीज को वैक्सीनेशन, टीकाकरण के माध्यम से कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो संक्रमण है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में भी नहीं होगा। तो हमारा जो रोल है यहाँ पर इस तरह से हो जाता है कि कई तरीके से सर्विलांस करके, विश्लेषण करके, बहुत सारे ऐसी डिजीज हैं जैसे कि घोड़ों में एक डिजीज होती है जिसको ग्लैंडर्स बोलते हैं, तो ग्लैंडर्स के केसेस अगर हमें तुरंत मिलते हैं तो हम उसकी सैंपलिंग करते हैं, और ऐसे पशुपालक, ऐसे घोड़ा पालक जो उन पशुओं के संपर्क में रहते हैं उनकी भी सैंपलिंग करवाई जाती है, ताकि हमें ये पता लगे कि बीमारी का संक्रमण कितना है, उसका प्रिवलेंस कितना है, किस तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घोड़ों में बीमारी है तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन में तो नहीं आने वाली है। तो इससे पहले कि वो ह्यूमन पॉपुलेशन में आए तो एक पशु चिकित्सक का काम होता है कि वो उस बीमारी का विश्लेषण करके पहले ही ये बता दे कि ये बीमारी आ चुकी है और अब ह्यूमन पॉपुलेशन को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा विभाग के अंदर, पशुपालन विभाग के अंदर बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ब्रुसेलोसिस के कंट्रोल के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, एफएमडी के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, रेबीज के लिए टीकाकरण आमतौर पर हर हॉस्पिटल में किया जाता है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिसके माध्यम से, शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से ये सारी चीजें की जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पशु चिकित्सक की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से वो विश्लेषण करके बता सकता है कि क्या ये बीमारी या इसका जो संक्रमण है वो मनुष्यों से जानवरों में या जानवरों से मनुष्यों में हो सकता है। अब यदि एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की बात करें तो आम जनता, नागरिकों की और खास तौर से किसानों की क्या जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर जैसे मैंने बताया कि अभी वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, जो एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में तीन चीजें हैं, पशु, मनुष्य और वातावरण।
पशु जिस वातावरण में रहते हैं, अगर हम उसको साफ सफाई रखेंगे, उसको शुद्ध रखेंगे, उसको सही रखेंगे, तो निश्चित रूप से बीमारी का संक्रमण पशुओं में और मनुष्यों में नहीं होगा। तो पशुपालक की जिम्मेदारी सबसे पहले तो यही बनती है कि पशुओं को जहाँ पर वो रखे, जहाँ पर उनका पालन पोषण करे, वहाँ पर जो है साफ सफाई मेंटेन करके रखे। दूसरी बात यह है कि अपना भी जो स्वास्थ्य है उसको भी बना के रखे, ताकि अपने स्वास्थ्य से लेके कोई बीमारी वो आपके पशुओं में ना जाने पाए। या और भी जो पशु हैं, कई तरह के पशु होते हैं, बकरी की बात है, भेड़ों की बात है, डॉग्स की बात है, बिल्ली की बात है, ऐसे बहुत सारे पशु हो सकते हैं जो एक पशुपालक के पास हो सकते हैं। तो उनमें भी टीकाकरण कराएं। टीकाकरण करा के हम बीमारियों को कंट्रोल करने की स्थिति में हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब कभी पशु बीमार पड़ता है, किसी भी पशुपालक का, तो कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से करते हैं। मतलब कि दवाइयों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं, अंडर डोजिंग कर लेते हैं या फिर ओवर डोजिंग कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक आपने यूज़ किया, वो एंटीबायोटिक दूध में आता है, और जब वो एंटीबायोटिक दूध में आता है तो वो कोई भी मनुष्य जब उस दूध को पिएगा तो निश्चित रूप से उस मनुष्य के अंदर जो एक इस तरह का एक चीज़ एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस धीरे धीरे बनाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम धीरे धीरे ग्लोबली पूरे विश्व के अंदर पैदा होती जा रही है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बैक्टीरिया में डेवलप होता जा रहा है। आने वाले टाइम में बहुत कम ऐसे एंटीबायोटिक बचेंगे जो बीमारियों को ठीक करने के लिए कोई भी डॉक्टर यूज कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो पशुपालक को समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर वशिष्ठ आपने कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है, और अभी नए एंटीबायोटिक खोजे नहीं गए हैं। तो आपने सही कहा कि बहुत कम एंटीबायोटिक रह जाएंगे। एक बात हम श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे और आप उसका विश्लेषण करें कि जो नए वायरस आ रहे हैं वो नए होस्ट ढूंढ रहे हैं, और मनुष्य उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। आपका क्या मानना है? देखिए, एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, विकास का क्रम आगे बढ़ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि पेड़ भी कटते जा रहे हैं, मनुष्य के रहने का तरीका बदलता जा रहा है, खेत कम होते जा रहे हैं, मनुष्य के रहने का जो स्टाइल है, जो उसके तरीका है, वो और एडवांस हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जो मनुष्य है वो पशुओं के क्लोज कांटेक्ट में धीरे धीरे आता जा रहा है। जो पशु पहले कभी जंगल में रहा करते थे, वो जंगल कटने की वजह से अब शहरों में आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में क्या खतरा हुआ कि जो वाइल्ड एनिमल के अंदर बीमारियां हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन में भी जा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें 1.7 मिलियन वायरस होते हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन में भी हो सकते हैं, जा सकते हैं। हमेशा एक वायरस ये मौका ढूंढता है कि वो कैसे जिंदा रहे, और वो जिंदा रहने के लिए कभी कभी किसी भी पशु से वो किसी दूसरे पशु में या किसी दूसरे मनुष्य में भी जा सकता है, वो अपना स्वरूप बदल सकता है। कोरोना वायरस इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेहतरीन उदाहरण है कि ये पशु में, ये बैट से आया था, जैसा कि वैज्ञानिकों ने इस बारे में चर्चा की है। अभी इसमें बहुत सारी जो है रिसर्च होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो अभी तक चीज़ें निकल के आई हैं कि ये बैट से आया था और उसके बाद ये ह्यूमन पॉपुलेशन में चला गया, और आज आप देख रहे हैं कि एक नए होस्ट में जाने के बाद उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो दुष्प्रभाव है, वो पूरी सोसाइटी में, पूरे दुनिया के अंदर किस तरह से भयावह हो सकता है। तो इस तरीके से जो वायरस है वो किसी भी तरीके से अपना रूप बदल के दूसरे एनिमल में और मनुष्यों में जा सकता है। इसलिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस बात को इंडिकेट करता है। इस बात के लिए जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वेटनरियंस हैं, वो समय से पहले किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ को विश्लेषण कर, सर्विलांस कर, सैम्पलिंग कर, उन वायरस को आइसोलेट कर, वायरस के बारे में पता करके ये पता लगा लें कि वायरस किस प्रकार का है, भयावह तो नहीं है, या फिर ये फैल तो नहीं सकता है, दूसरे होस्ट में तो नहीं जा सकता है, म्यूटेशन कितना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल की जानी चाहिए। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और एकदम एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।